शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स से। ये चैप्टर है तो बहुत आसान, बट इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, दो ही चीज में है पूरा चैप्टर। पहला हम समझेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब वो विशेषताएं जो एक दूसरे से आपको अलग बनाती हैं साइकोलॉजिकली, और फिर इसके असेसमेंट समझेंगे कि कैसे असेस किया जाता है इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को। एट्रीब्यूट्स 5 अलग अलग तरीके के होते हैं हमारे अंदर: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड पर्सनैलिटीज। इंटेलिजेंस को जब हम समझते हैं तो इसके कुछ डेफिनेशन है जो अलग अलग लोगों ने ओवर द टाइम दिए हैं। अल्फ्रेड बिनेट कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। सही तरीके से जज कर पाना, समझ पाना और रीजन कर पाना इंटेलिजेंस होता है। वेशलर कहते हैं द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। सही तरीके से चीजों को समझ पाना, उनकी एबिलिटीज, रैशनली सोच पाना, पर्पसफुली सोच पाना, समझ पाना चीजों को और सही तरीके से सिचुएशन के साथ डील कर पाना इंटेलिजेंस होता है, ऐसा वेशलर का मानना था। और गार्डनर एंड स्टोनबर्ग कहते हैं an intelligent individual not only adapts to the environment but also modifies or shapes it। ना सिर्फ वो अडेप्ट करता है अपने माहौल के साथ, बल्कि उसे अपने हिसाब से बदलता भी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटेलिजेंस को समझने के लिए ओवर द पीरियड बहुत सारी थ्योरीज निकल कर आई, और उन थ्योरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। देयर आर 8 डिफरेंट थ्योरीज। साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर समझते हैं व्हाट इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। जब हम अपने समझ के हिसाब से, दिमाग के हिसाब से जब चीजें काम कर रही है कि दिमाग काम कैसे करता है, इसे साइकोमेट्रिक अप्रोच बोलते हैं। बट जब इंफॉर्मेशन बहुत सारी हमारे पास आती है और हम ओवर द टाइम इसे प्रोसेस करते हैं, दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इनके पैरामीटर्स में हम इंटेलिजेंस को समझते हैं। सबसे पहले थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर आता है यूनिफैक्टर थ्योरी। तो 1905 में अल्फ्रेड बिनेट और थियोडर साइमन नाम के 2 बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, साइकोलॉजिस्ट थे यूएस के अंदर में। और 1904 में यूएस की गवर्नमेंट इनको बुलाती है और बोलती है हम स्कूल में सबको बराबर पढ़ा रहे हैं, पर कुछ बच्चों को चीजें आसानी से समझ में आती हैं, कुछ को नहीं समझ में आती हैं, आप हमें पता करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है। एंड 1905 में अल्फ्रेड बिनेट कम्स टू अ कंक्लूजन अबाउट अ यूनिफैक्टर थ्योरी एंड ही सेज कि वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी होती है व्यक्ति के अंदर, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। तो जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उसे बातें समझ में आती हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं होता है उसे बातें समझ में नहीं आती हैं। तो इट्स अ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी, दैट वाज अल्फ्रेड बिनेट सेड इन 1904। आज 120 साल बाद भी बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस को ऐसा ही मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सो यूनिफैक्टर थ्योरी के बाद अल्फ्रेड बिनेट की रिसर्च हुई और 1912 में विलियम स्टर्न नाम का व्यक्ति आता है जो इसके ऊपर काम करता है और एक मैथमेटिकल वैल्यू देता है आईक्यू का, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। बट आईक्यू इज व्हाट? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट कम्स चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन बोलते हैं यार सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी थोड़ी हो सकती है ना, इसमें 2 फैक्टर थ्योरी हो सकती है कि कुछ लोग स्पेसिफिक फैक्टर्स में भी अच्छे होते हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो जनरल फैक्टर्स, जी फैक्टर्स में अच्छे होते हैं। तो जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिसमें ऑलमोस्ट सबके पास उतनी इंटेलिजेंस है, बट कुछ लोग म्यूजिक में बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर जाते हैं, ये उनके स्पेसिफिक फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस होता है। देन कम लुइस थर्स्टन। लुइस थर्स्टन बोलते हैं कि दिमाग की हमारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को समझ पाते हैं, और इन्होंने इसे बकायदा डिफाइन किया इनटू दीज 7 ऑप्शंस। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जहां पर हमें शब्दों को समझकर, शब्दों के बारे में पढ़कर उसको समझ पाते हैं हम, शब्द इज वर्बल, तो वर्बली कॉम्प्रिहेंड कर पाता है दिमाग, एक फीचर है। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जहां हम नंबर्स के साथ खेल पाते हैं, नंबर्स को समझ पाते हैं। स्पाशियल रिलेशंस, जहां पर हम स्पेस को समझ पाते हैं, डेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इस तरीके की चीजें समझ पाता है दिमाग। परसेप्चुअल स्पीड, किसी भी चीज को जल्दी कितना समझ पाता है व्यक्ति, कितनी जल्दी परसीव कर सकता है व्यक्ति, परसेप्चुअल स्पीड। वर्ड फ्लुएंसी, कितने शब्द हैं आपके पास और उन शब्दों को किस फ्लो में हम आगे बढ़ा सकते हैं, दैट कम्स अंडर वर्ड फ्लुएंसी। मेमोरी इज ऑब्वियसली जितना हमारे पास याददाश्त हमारी कितनी है, हमने चैप्टर नंबर 6 आई गेस चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th के मेमोरी में भी इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। फिर आता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग की बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को अलाइन करके आप उसे रीजन कर पाते हैं। तो ये 7 डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज बताई लुइस थर्स्टन ने।
लियोस थर्स्टन के बाद आता है आर्थर येंसन, जो बोलते हैं कि दिमाग या इंटेलिजेंस जो है उसकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेयर्स, कि पहले आप इधर जाएंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। दिस इज हायरार्की। तो ये बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है उसकी एक हायरार्किकल मॉडल होती है जिसमें ये दो लेवल्स पर जाता है। लेवल 1 इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब कि मेरे पास पहले से जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं नई इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, एसोसिएट कर रहा हूं। दूसरा है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मतलब हमारे समझ पाने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो एसोसिएटिव तो हम कर लेते हैं बहुत बार, बट उसके बाद ही हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस पर जा सकते हैं कि मुझे क्या पता है, अब मुझे ये जो पता है इससे मैं क्या बना सकता हूं, ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है। ये समझाया हमें आर्थर येंसन ने। आर्थर येंसन के बाद आते हैं जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड बताते हैं कि इंटेलेक्ट मॉडल का एक स्ट्रक्चर होता है और इंसान का दिमाग जो है वो अलग अलग तरीके से सोच पाता है, जिसमें इन्होंने बताया 3 चीजें, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम जब मार्केट में निकलते हैं तो हम बहुत सारे कंटेंट उठाते हैं फ्रॉम आवर 5 सेंसेस। ऑब्वियसली वी गेट दोज कंटेंट्स, वी मेक अ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि पुरानी मेमोरी के साथ कनेक्ट किया, नई मेमोरी को कनेक्ट किया, नया इंफॉर्मेशन लेकर आया, सबको क्लब कर दिया इसकी मेमोरीज के साथ। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जहां पर दिमाग ऑपरेट कर रहा होता है। और उसके बाद इस कंटेंट को ऑपरेट करने के बाद हम फाइनली एक सोल्यूशन पर, एक आइडिया पे, एक थॉट पर, एक सोल्यूशन पर पहुंचते हैं जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी को इन्होंने समझाने के लिए क्या बताया कि देयर आर लाइक 6 into 5 into 6 मतलब 180 वेज ऑफ थिंकिंग का कॉम्बिनेशन बन सकता है। और इसी तरीके से आपका इंटेलिजेंस काम करता है। 6-5-6, 5 कंटेंट, 6 तरीके के दिमाग ऑपरेशंस करता है और 6 तरीके का फाइनल प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो जब भी आप जीवन के किसी परेशानी में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, इट इज कि आप 180 तरीके में से शायद 1 या 2 तरीके ही सोच पा रहे हैं। देयर आर स्टिल 178-79 ऑप्शंस व्हिच आर पेंडिंग टू फॉर योर सॉल्यूशन। सो ये सारा इंटेलिजेंस समझाया हमें साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर में इन 5 लोगों ने ओवर द ईयर्स। बट इसके बाद और भी लोग आते हैं जो ये बात करते हैं कि यार सिर्फ साइकोमेट्रिक अप्रोच मतलब सिर्फ दिमाग के बेसिक प्राइमरी फंक्शंस के हिसाब से तो नहीं चल सकता इंटेलिजेंस। और यहां पर इन्होंने अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बताया। इन्होंने बोला कि कैसे हमारा दिमाग मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आते हैं पास मॉडल जेपी दास और जैक निगलेरी का, जिन्होंने 1994 में ये कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि दिमाग इन 4 सेक्शंस पर काम करता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर अटेंशन देते हैं, अराउजल आता है और साइमल्टेनियसली सक्सेसिव प्रोसेसिंग एक साथ होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, अचानक से सामने एक गाड़ी आ गई या एक गाय आ गई। अब आप इंटेलिजेंस के तौर पर कितना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप प्लान करेंगे, आपका दिमाग प्लान करेगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये सारी चीजें होती हैं। प्लान करता है कि ओ शिट ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाते हैं आप, पर उसके पहले आपका अटेंशन वहां पर आता है। हो सकता है आप गाने गुनगुना रहे थे, हो सकता है आप किसी बारे में सोच रहे थे, बट जैसे ही सामने वो प्रॉब्लम आई, आपका सारा अटेंशन जो सेलेक्टिव और सस्टेन्ड अटेंशन है, सेलेक्टिव अटेंशन ऑलमोस्ट जो है यहां पर आ जाता है। और उसके बाद आप अराउज होते हैं। अराउज का मतलब यह है कि आपकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, जो साइकोमेट्रिक फंक्शन है, जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, आपको पूरी तरीके से तैयार करती है टू चैलेंज को फेस करने के लिए। और फिर साथ में साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, सक्सेसिव का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग होती है। और यहां पर आपका दिमाग सारा कैलकुलेशन कर लेता है कि यार ये ब्रेक मारने से काम होगा, कट मार के निकल जाएं, रोक दें गाड़ी को, या क्या करना चाहिए। ये सारी प्रोसेसिंग यहां पर होती है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर में पास मॉडल के अंदर आता है। फिर आते हैं ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग देते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या बोलते हैं? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बोलते हैं कि यार दिमाग जो है वो मल्टीपल सेक्शंस पर, या इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल सेक्शंस पर काम करती है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस होता है और कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस होता है। ये क्या होता है? सो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब छोटे छोटे हिस्से। यहां पर दिमाग 3 सेक्शंस पर काम करता है। मेटा कंपोनेंट्स, जहां से हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, दैट इज मेटा कंपोनेंट्स। उसका परफॉर्मेंस, और फिर हमारे पास उस चीज को लेकर कितना नॉलेज है, दैट कम्स अंडर कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि हमने जीवन में जो चीजें एक्सपीरियंस करी हैं
अब तक उसका हमारे आज के इंटेलिजेंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी हैंडल कर रखा है तो आने वाली जो नई प्रॉब्लम है उसमें उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड देन कम्स कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में बात कर रहे हो आप, किस बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पर काम करती है। वहां पर 3 प्रोसेस पे काम हुआ, अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली किन चीज़ों पर काम करना है। मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें आज आप काम कर सकते हैं, बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज तो नहीं मिल सकता, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आज मुझे किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजना है। एंड देन वी शेप आवर एक्शंस और ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर टू गेट इनटू द सोल्यूशन। और फिर आते हैं सबसे फेमस थ्योरी आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छी बात करते हैं, ये बोलते हैं कि यार अल्फ्रेड बिनेट बोल रहा है 1 है, चार्ल्स स्पेरमैन बोल रहा है 2 है, बाकी सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि देयर आर डिफरेंट 8 सेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस। हर इंटेलिजेंस एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। हर व्यक्ति के अंदर ये 8 तरीके के इंटेलिजेंसेस होते हैं। चेंज डिपेंड करता है कि स्केल क्या है, लेवल क्या है। सबके अंदर बराबर ऑब्वियसली नहीं हो सकता है किसी के अंदर लिंग्विस्टिक बहुत अच्छा है, किसी के अंदर बॉडीली किनेस्थेटिक अच्छा है, किसी के अंदर नेचुरलिस्टिक बिल्कुल नहीं है, या किसी के अंदर म्यूजिकल जो है वो 60% के आसपास बिलोंग करता है, इंट्रापर्सनल बिलोंग करता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस होता है, ये ओवर द टाइम इंटेलिजेंस को और आपके काम को फर्क पड़ता है। कई बार जब हम करियर काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं तो हम हार्वर्ड गार्डनर की इस थ्योरी के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आप किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छे हैं और उस वजह से आप किन सेक्शंस पर, किस इंडस्ट्री पर, किस तरीके के काम में ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे। सो लिंग्विस्टिक इज व्हाट, जहां शब्द आ रहे हैं, दैट इज लिंग्विस्टिक। कितने शब्द हैं आपके पास, उसकी पावर क्या है आपके पास। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं ये मल्टीपल लैंग्वेजेस बहुत आसानी से सीख पाते हैं, ये एक ही लैंग्वेजेस को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो जितने पोएट्स हुए, जितने राइटर्स हुए, उनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का स्केल जो है वो अच्छा होता है, बड़ा होता है। फिर आते हैं इंजीनियर्स, फॉर एग्जांपल लॉजिकल मैथमेटिकल। तो इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, जज हो गया, जिनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना होता है, कैलकुलेट करना होता है, लॉजिक्स के बारे में सोचना होता है, या वो सोच पाते हैं, ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं। देन कम्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली जिनको म्यूजिक समझ में आता है, जिनको ये समझ में आता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, म्यूजिक का ताल क्या है, इस तरीके की चीजें। सो AR रहमान कुड बी द ब्रिलियंट एग्जांपल, जिनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अच्छा है। देन बॉडीली किनेस्थेटिक, obviously the Virat Kohli or Mahendra Singh Dhoni, these people can use their body, or dancers, let's say, they can use their body much better. Athletes, they can use their body in a much effective way to get the effective output. तो ये बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में होता है, इनका ये हाई हो सकता है। देन इंटरपर्सनल मतलब कि हम दूसरों के साथ रिश्ते कैसे बना सकते हैं, लोगों के साथ हमारे रिश्ते कैसे बनते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरों को आप कितने समझ पाते हैं, खुद को कितना समझ पाते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। सो इंटरपर्सनल को आप ऐसे समझ लीजिए, कई बार कंफ्यूजन होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, जैसे आपके 4 अलग अलग स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग लोगों के में हो रहा है, बाहर हो रहा है ये। वैसे ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मतलब आप बाहरी दुनिया को कितना अच्छे समझ पाते हैं। इंट्रापर्सनल मतलब आप अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर्स, अपने आप को, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। खुद को समझ पाना, खुद के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, एस्पिरेशंस, इसको आप कितना समझ पाते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज जहां पर नेचर के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, दैट इज नेचुरलिस्टिक। और स्पाशियल इंटेलिजेंस इज वेयर यू कैन वर्क विद स्पेस। सो जितने डिजाइनर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर, ऑल दीज पीपल नो एग्जैक्टली कि कौन सी चीज कितना लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में, इसमें कितना काम करेगी। अगर आप अपना रूम बहुत अच्छे से सजा के रख पाते हैं तो शायद आपका स्पाशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ अप्रोचेस के अंदर में इन्होंने ये समझाया इंटेलिजेंस के, साइकोमेट्रिक अप्रोच, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच और उसके ये सारे सबसेट्स। अब समझते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इसका सेकंड पार्ट है इंटेलिजेंस के अंदर में। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग होता है, इसको समझने के लिए इसके अंदर हमारे पास 7 डिफरेंट थ्योरीज हैं।
सबसे पहले समझते हैं इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत आता है एग्जाम में। इंटरप्ले नेचर और नर्चर। नेचर इज व्हाट, जैसे हम पैदा हुए हैं, जो कई हजार सालों से, कई लाख सालों से नेचर एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हम बंदर से इंसान बने या शायद मछली से इंसान बने, इसकी पूरी एक थ्योरी है, राइट। तो नेचर का क्या असर पड़ता है हमारे इंटेलिजेंस पर, हम पैदा कैसे हुए, तो 2-3 तरीके से होते हैं, है ना। एक तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जहां पर एक ही स्पर्म की 2 हेड्स होते हैं और उससे बच्चे बनते हैं। तो अब ये दोनों के पास सेम डीएनए है, सेम इंफॉर्मेशन है, सब कुछ सेम है, तो इनकी इंटेलिजेंस जो है वो लगभग 90% मैच करती है। अगर इनको बहुत जल्दी अपने आप से अलग कर दिया जाए तो नर्चरिंग मतलब परवरिश का क्या असर पड़ता है, उसमें भी इंटेलिजेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज 90% उनकी इंटेलिजेंस मैच करती है। आइडेंटिकल ट्विन्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट इज 0.72%, मतलब 72%। फ्रेटर्नल ट्विन्स का मतलब होता है कि ट्विन्स तो हैं बट 2 अलग अलग स्पर्म से बने हैं। तो इसमें लड़का लड़की हो सकते हैं, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस अलग हो सकते हैं, फेस अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकती है, बट ये पैदा एक साथ ही हुए हैं। तो ये फ्रेटर्नल ट्विन्स सेम एनवायरनमेंट में अगर इनको बड़ा करे जाए तो 60% इनका इंटेलिजेंस मैच करता है। सिबलिंग्स का मतलब अलग अलग समय में, तो देयर इज लाइक एटलीस्ट 9 मंथ्स का गैप है आपके पैदा होने में या ट्विन्स के पैदा होने में, भाई बहन के पैदा होने में। तो सिबलिंग्स अगर एक साथ बड़े किए जा रहे हैं, परवरिश अगर एक साथ की जा रही है, तो 50% ही इंटेलिजेंस मैच करेगा। और यही रीजन है कि आपका इंटेलिजेंस आपके भाई या बहन की इंटेलिजेंस के साथ सिर्फ 50% मैच करता है। एंड देन सिबलिंग्स रियर्ड अपार्ट, अगर एनवायरमेंट ही बिल्कुल अलग अलग हो गया कि बचपन में कुंभ के मेले में छड़ गए थे, तो अलग अलग जगह पर क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं, इनकी परवरिश अलग हो रही है, तो 25% इज व्हाट इट मैचेस। अब इंटेलिजेंस का असेसमेंट कैसे करेंगे, तो अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर साइमन ने, जो हमने बात करी, 1905 में बताया आईक्यू क्या होता है, और 1912 में विलियम स्टर्न नाम के व्यक्ति ने कॉन्सेप्ट दिया आईक्यू इज इक्वल टू MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, अगर जो भी आज आपकी उम्र है 17, 18, 19 साल, दैट इज योर क्रोनोलॉजिकल एज। आप कौन सी उम्र के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, समझ कितनी है आपकी 12 साल वाली समझ है, 15 साल वाली समझ है, या 22 साल वाली समझ है, दैट इज योर मेंटल एज। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हम एक चार्ट बना पाते हैं, जो नॉर्मल फ्लो चार्ट होता है, जिसके अंदर ये समझ में आता है कि 50% लोग जो हैं वो नॉर्मल इंटेलिजेंस पे आते हैं, 190 से 110 के बीच में आते हैं। 25% जो है वो 90 से नीचे आईक्यू आती है, और 25% लोगों की 110 से ऊपर आईक्यू आती है। जो 90 से नीचे वाले आईक्यू वाले होते हैं, इन्हें इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोला जाता है, और जो 110 के ऊपर वाले हैं, इन्हें सुपर गिफ्टेड या प्रोडिजी भी बोला जाता है। 140 के ऊपर वालों को प्रोडिजी बोला जाता है, राइट। तो ये ज्यादा तेजी से समझ पाते हैं। तो इलॉन मस्क क्या है मुझे बताइएगा यहाँ पर। नाउ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किस किस टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट होता है। एक व्यक्ति को बैठाकर उसका टेस्ट लिया जा सकता है, देयर आर लाइक क्वेश्चन आंसर्स, और उसका टेस्ट लेकर बताया जाएगा कि इसका आईक्यू कितना है। एज अप्रोप्रिएट होता है, 15 साल के लिए टेस्ट अलग होता है, 22 साल के लिए टेस्ट अलग होता है। ग्रुप टेस्ट में एक साथ बहुत सारे लोगों को, जैसे आप अपने एग्जाम्स देते हैं वैसा ग्रुप टेस्ट किया जाता है, सेम क्वेश्चन आंसर बनाया जाता है। इंडिविजुअल में ये भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू लेकर भी समझा जा पाए, पर ग्रुप में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए क्वेश्चन आंसर्स का ज्यादा यूज किया जाता है। वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल जहां शब्द का यूज होता है, नॉन वर्बल जहां शब्दों का यूज नहीं होता है। तो वर्बल वहां पर काम करता है जहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, जहां पढ़े लिखे नहीं है वहां पर नॉन वर्बल का यूज किया जाता है, जहां पर डायग्राम्स, ड्राइंग्स, इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। और काम देकर अगर टेस्ट किया जाए उसकी इंटेलिजेंस, कि भैया क्रिकेट खेल कर दिखाओगे तुम कैसा खेल सकते हो, बात करके दिखाओगे तुम कैसी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको दिया गया उसको सॉल्व करके दिखाओगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑल दिस कम्स इनटू परफॉर्मेंस टेस्ट। सो रेवंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है ये नॉन वर्बल टेस्ट का एक बहुत जाना माना टेस्ट है। फिर कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। तो अमेरिका में बना हुआ टेस्ट या यूरोप में बना हुआ टेस्ट वहां के कल्चर के हिसाब से शायद सही बैठे, पर इंडिया के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट बैठे। क्यों? टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज, नॉन टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज, आज अगर यूक्रेन में लड़ाइयां हो रही है, वॉर हो रहा है, तो वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो चीजें टेस्ट काम कर रहा है वो शायद यूक्रेन में काम ना करे। तो कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट में कल्चर फेयर टेस्ट बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो कल्चर फेयर नॉर्मली होते हैं, क्योंकि वहां पर शब्द और ये सारी चीजें यूज नहीं हो रही हैं। कल्चर बायस्ड में डिफरेंस टेस्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर के लिए अलग अलग टेस्ट बनाए जाते हैं। आगे हम समझेंगे इसमें और क्या क्या ऑप्शन है। फिर कल्चर का इंटेलिजेंस पर क्या फर्क पड़ता है। कल्चर क्या है? जो आप बचपन में पैदा हुए, जिस कल्चर में पैदा हुए, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ, वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, क्या सिखाते थे आपको, किस तरीके से चीजें आपने सीखी है। तो अगर आप एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, या आप एक
आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या आप टॉप टियर से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका अलग अलग कल्चर है। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर है, और हर कल्चर की अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी लर्निंग अलग होती है। तो आप देखेंगे कुछ कल्चर्स के जो लोग होते हैं उनके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है कि यार ये कैसे करेंगे, समझ ही नहीं आ रही चीजें, राइट। कुछ लोग जो म्यूजिकल साइड से या म्यूजिकल कल्चर फैमिली से आते हैं उनके लिए म्यूजिक को पकड़ पाना, उसकी ट्यून को पकड़ पाना थोड़ा आसान रहता है, वेयर एज दूसरों के लिए बड़ा मुश्किल जाता है। तो कल्चर का इंटेलिजेंस पर बिल्कुल असर पड़ता है। तो स्टर्नबर्ग नाम के व्यक्ति आते हैं जो कि रशियन साइंटिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस वर्क करती है। और लेव व्योगोत्स्की, अगेन रशियन साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो ये बोलते हैं कि सोसाइटी किस तरीके की है, कल्चर किस तरीके का है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, नॉन टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है, कितना इक्विप्ड है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ये भी बात बोलते हैं कि जिस तरीके से इंसान ओवर द पीरियड चेंज होता है वैसे ही कल्चर ओवर द पीरियड चेंज होती है। तो आज आप अपने पिताजी को देख लीजिए, उनके पिताजी को देख लीजिए, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है दुनिया को लेकर और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? बिकॉज ओवर दिस पीरियड द कल्चर हैज चेंज, द सोसाइटी हैज चेंज ओवर द टाइम। तो आज आपके लिए जो चीजें बहुत आपको आसान लग रही है कि अरे मैं तो वॉइस टाइपिंग से ही बात करूंगा, उनके लिए शायद कॉपी पेन वाला ही काम अभी भी कर रहा होगा, राइट। तो ये सारा जो है ये एडवांस सोसाइटीज के वजह से होता है, जो लेव व्योगोत्स्की ने समझाया। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये वो इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं हम जहां पर आईक्यू से सिर्फ काम होता नहीं है। आईक्यू आपको जीवन में एक जगह तक ले जाती है, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, बार बार अगर आप हार रहे हैं तो वापस उठकर लड़ाई कैसे कर पा रहे हैं, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं बट उसके बावजूद आपको पता है कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत संभाल कर रखना है और मुझे अपने रिश्तों को बना कर रखना है, अपने आप को वापस से खड़ा करना है। ऑल दिस कम्स इनटू द इमोशनल इंटेलिजेंस साइड ऑफ इट। कई सारे एग्जाम्स इंडिया में जो होते हैं वो आपका आईक्यू तो चेक करते ही करते हैं बट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो जीवन में आएंगी ही। देन इंडिया के अंदर में क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग टेस्ट बनाए गए हैं इंडिया के अंदर में इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। एसएम मोहसिन ने 1930 में टेस्ट बनाया। बिनेट्स के जो टेस्ट थे उसको उर्दू और पंजाबी में कन्वर्ट किया सीएच राइस ने। बिनेट्स के टेस्ट को बंगाली में मेहलन लॉबिस ने कन्वर्ट किया और लॉन्ग एंड मेहता ने टोटल 103 टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्रिएट करने की इंडिया में कोशिश करी। एंड देन कम्स इंटेलिजेंस के वेरिएशंस क्या होते हैं। जैसे हमने आईक्यू के कॉन्सेप्ट में बात करी थी, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंट और इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस दो तरीके की चीजें होती हैं। तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है, आईक्यू अगर 90 से कम है, 70 से कम है बेसिकली माना जाता है, तो वो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। उसके अंदर में 4 सबसेट्स बनाए गए हैं, राइट। एंड इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, अगर आपके 110 से ज्यादा आईक्यू है तो दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेडनेस पीपल। सो दिस इज हाउ इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस वर्क्स। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? The ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinkings and actions. Information की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। Now moving forward, तो ये तो हमारी बात हुई कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके बाद समझते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स के बारे में, which is aptitude. एप्टीट्यूड होता है कि हम किसी भी चीज को अगर मेहनत से, लगन से समझने की कोशिश करें तो क्या हम समझ पाएंगे? हर चीज को क्या हम समझ सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है उन चीज को समझ पाने का तो ही हम उस चीज को समझ पाएंगे, वरना आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए समझना बड़ा मुश्किल है। सो एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंटीग्रेट्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल आफ्टर ट्रेनिंग। कुछ पर्टिकुलर चीजों को ट्रेनिंग के बाद आप ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ये वही रीजन है जिसकी वजह से सेम स्कूल में, सेम कोचिंग में, सेम इंस्टीट्यूट्स में लोग पढ़ते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम किताबों से पढ़ते हैं। कुछ बहुत बेहतरीन कर जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बहुत मेहनत के बाद भी नहीं सीख पाते। इसका रीजन है एप्टीट्यूड। देन कम्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज आपकी प्रेफरेंस क्या है किसी चीज को सीखने की। तो जब हम करियर पर भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इंटरेस्ट इज जस्ट द प्रेफरेंस। Interest combining with aptitude and combining with intelligence and combining with personality will give a overall personality of कि आप जीवन में कौन सी चीजें पे ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। So it's a preference. Difference क्या होता है? Aptitude is a potentiality to perform that activity, whereas interest is just a preference
कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एप्टीट्यूड सिर्फ प्रेफरेंस क्या है, इंटरेस्ट है। कैसे टेस्ट करेंगे एप्टीट्यूड, इसके लिए हमारे पास दो तरीके के टेस्ट हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट और मल्टीपल जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इंडिपेंडेंट मतलब सिंगल व्यक्ति को बैठाकर अगर उनका टेस्ट लिया जाए, अलग अलग तरीके से लिया जाए, एक एक चीज को अगर पकड़ना है कि इसके अंदर कौन सी स्पेसिफिक चीज है, कौन सा पर्टिकुलर एप्टीट्यूड है, तो उसके लिए ये चार ऑप्शंस हैं, क्लरिकल, मैकेनिकल, न्यूमेरिकल एंड टाइपिंग एप्टीट्यूड। ये चार चीजों में हम टेस्ट करते हैं। फिर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है मल्टीपल या जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें DAT को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसके अंदर हम 7-8 चीजों के बारे में एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है आपके पास, मतलब आप शब्दों को पढ़कर, लाइन को पढ़कर, सेंटेंस को पढ़कर उसका मतलब या सार निकाल पाते हैं क्या, राइट। न्यूमेरिकल रीजनिंग, नंबर्स के साथ आपका गेम कितना अच्छा है, मैथ्स में आप अच्छे हैं, अकाउंट्स में अगर आप अच्छे हैं तो आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग ठीक ठाक है, अच्छा है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजों को आप मिक्स करके एक वैल्यू पर आ सकते हैं क्या, एक फाइनल कंक्लूजन पर आ सकते हैं क्या, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी कि आपके अगर नॉर्मली फॉर एग्जांपल आप अगर चीजों को स्ट्रक्चराइज करके, जनरलाइज करके अपने पास रखते हैं, आपको एग्जैक्टली पता है आपका कपड़ा कौन सा कहाँ पर रखा हुआ है, आपकी किताबें कहाँ पर रखी हुई हैं, आपके पेपर्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब आपका क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी में एप्टीट्यूड अच्छा है। मैकेनिकल रीजनिंग का मतलब चीजें कैसे काम करती हैं, तो दो पुलिस लटका दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसको अगर मैं छोड़ूं ये वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस तरीके के अगर आपको समझ में आता है, आप मेंटली कैलकुलेट कर पाते हैं, तो आपका मैकेनिकल रीजनिंग जो है वो अच्छा होता है। स्पेस रिलेशंस जो हम बार बार समझ रहे हैं कि स्पेस की पकड़ आपकी कितनी है, आप समझ पाते हैं क्या, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाता है कि स्पेस के बारे में, हाइट, लेंथ, डेप्थ, इस सारी चीजों के बारे में। देन स्पेलिंग का पकड़ कितना अच्छा है आपके पास, क्या आप जब किताब पढ़ते हैं या किसी की नोट्स पढ़ते हैं तो आपको गलतियां दिख जाती हैं क्या स्पेलिंग में, तो ये एप्टीट्यूड है। देन लैंग्वेज यूज, आपके पास हो सकता है 3-4 लैंग्वेजेस आपको पता है, क्या उसका कॉम्बिनेशन बनाकर आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हो क्या, दैट इज लैंग्वेज यूसेज। GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, बैटरी का मतलब होता है सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स, और उस सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स में एक टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड, और जनरली जो आर्म सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें टेस्ट की जाती हैं, वो आता है आर्म सर्विस वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी के अंदर में। तो ये हुआ हमारा एप्टीट्यूड, उसके टेस्ट। और इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। नाउ क्या होती है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज कि जो मुझे ऑलरेडी पता है उसको मैं वैसे का वैसा प्रेजेंट कर पा रहा हूं, दैट इज इंटेलिजेंस। सो इसलिए आप देखें इंटेलिजेंस इज अ कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि मैंने बहुत सारी चीजों को कन्वर्ज किया, बहुत सारी चीजें पढ़ी मैंने, मैथ्स भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ा, उसको कन्वर्ज करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, दैट इज इंटेलिजेंस। मुझे एक चीज आती है और उसको मैं मल्टीपल तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं, मेरे पास एक आइडिया है, एक थॉट है, पर उसको प्रेजेंट करने के मेरे पास 10 तरीके हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। तो इंटेलिजेंस के बाद ही क्रिएटिविटी आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिएटिविटी कुड बी डिफरेंट, इंटेलिजेंस कुड बी डिफरेंट। एंड देन ऑब्वियसली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज personality, or the second last, and obviously the second last topic is personality, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या समझा, हमने समझा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और इसके 5 सबसेट समझे हमने। कैसे असेस करें इन एट्रीब्यूट्स को, उसको समझने के लिए हम समझेंगे असेसमेंट कैसे किया जाता है। सो असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट 2 तरीके से हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना हुआ है, हर बार वैसा ही होगा, उसी क्वेश्चन पेपर को सब यूज करेंगे, उसी का टेस्ट आएगा, रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट से हम बताएंगे कि किसका कैसा इंटेलिजेंस है, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब है कोई स्ट्रक्चर्ड पैटर्न नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछूंगा, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सेज आई विल चेंज माई क्वेश्चंस, दैट इज इनफॉर्मल टेस्ट। असेसमेंट मेथड्स क्या होते हैं? 5 तरीके के होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, जहां पर आपने प्रैक्टिकल में भी किया होगा, सारा साइकोलॉजिकल टेस्ट किया होगा, आईक्यू टेस्ट और सारे क्वेश्चनर्स के साथ। केस स्टडी मतलब किसी एक टॉपिक को पकड़ा हमने, किसी एक व्यक्ति को पकड़ा हमने, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ा हमने, और उसके बारे में डेप्थ में समझ लिया कि अच्छा इसमें क्या क्या हुआ अब तक। केस स्टडी, किसी व्यक्ति को अगर इंटेलिजेंस समझना है तो उस व्यक्ति को पकड़कर उसके बारे में पूरा डिटेल लेंगे कि कहाँ, क्या, कब, कैसे कैसे पढ़ाई हुई, कहाँ पढ़ाई हुई, स्कूल किस तरीके का था, दोस्ती किस तरीके की थी, दैट विल बी केस स्टडीज। सेल्फ रिपोर्ट आपको बैठाया जाएगा और आपसे ही आपके बारे में पूछा जाएगा, दैट इज सेल्फ रिपोर्ट, कि तुम बताओ इस सब्जेक्ट में कितना अच्छे हो, ये सब्जेक्ट कैसा लगता है, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है क्या, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करते हुए आपको टाइम का पता नहीं चलता, ऑल दीज आर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। देन इंटरव्यू, अगेन
स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, फॉर्मल या अनफॉर्मल हो सकता है। इंटरव्यू में अगेन सवाल पूछे जाएंगे। फॉर्मल अगर इंटरव्यू है तो एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास पहले से होगा, इनफॉर्मल है तो आपके जवाबों से हम नए सवाल बनाते चले जाएंगे। एंड देन ऑब्जर्वेशन, अगर मुझे किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को चेक करना है, फॉर एग्जांपल 2026 के वर्ल्ड कप के लिए ऑब्जर्वेशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट किया गया है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। सो दीज आर the complete chapter named as variations in psychological attribute. That's it from my side. Till then, have a clarity.